हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, राइट, एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, right, and parallel capacitor. We have seen the polarization of dielectric in the last lecture. So let's start capacitance of conductor, right. तो यहाँ देखिए, हमने सबसे पहले क्या देखना है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के कैपेसिटेंस को समझना है। अच्छा, सबसे पहले इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है, कंडक्टर कह सकते हैं, और उस पर पहले से ही, मतलब अगर इस पर चार्ज जनरेट करना चाहें तो क्या करेंगे, वो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर हमें पॉजिटिव जनरेट करना है तो इससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना होगा, अगर नेगेटिव करना है तो इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा, इसको देना होगा, राइट। तो अब कोई एक चार्ज है, मैंने पहला चार्ज, मैं इस पर पॉजिटिव चार्ज देना चाह रहा हूँ, मैंने पॉजिटिव चार्ज पहले दिया यानी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, फिर पांचवा, छठा, इस टाइप से मैंने इसको चार्ज देना स्टार्ट किया। जब मैंने इसको चार्ज देना स्टार्ट किया तो फिर देखा क्या कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपल कर रहा। पहले चार्ज मैंने फ्रीली रख दिया उस पर, लेकिन जैसे ही दूसरा चार्ज रखने गया तो दूसरा जो लाइक चार्ज है उसके जैसा ही वो उस पर रिपल फोर्स लगा रहा। तो इससे ये पता चल रहा है कि इस पर अपोजिट फोर्स लग रहा है, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स कि इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा इसको चार्ज देने में। लेकिन अब ये बात आती है कि ये कंडक्टर है और इतने ही चार्ज रख सकता है। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तब अगर इसे इतना चार्ज एक साथ दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर इसको इतना चार्ज देना है तो 1 बाई 1 करके, जैसे मैं अभी रख रहा था वैसे, और ऐसा करने से इसमें एक चार्ज पहले जो चार्ज हो से मैंने, अब देखो मैंने क्या कहा, इस पे जितने फिक्स्ड चार्ज हैं एक साथ नहीं दे सकते, इसका मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप देंगे, ठीक है। अब मैंने इसको सबको हटा दिया, यहाँ से 10 चार्जेस इस पे आने हैं, तो यहाँ से एक चार्ज पहले से ऑलरेडी प्रेजेंस है, दूसरा चार्ज अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, यहाँ से लेके आता हूँ तो इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज इसको रिपल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पे रिपल फोर्स लगाता है, राइट। तो क्या होगा, यहां पहले तो फ्रीली रख दिया था, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज लगा रहा है, इसका मतलब इसकी जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी इस कंडक्टर की। ऐसे ही मुझे सब पे जमाना है, तो पहले से जो चार्ज है दूसरे ऊपर क्या करेंगे, रिपल फोर्स लगाएंगे, इससे इसके पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। इट मीन्स कि इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, राइट। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इफ अ चार्ज इज गिवन टू एन आइसोलेटेड कंडक्टर, इफ अ चार्ज इज गिवन to an isolated conductor, right, its potential increases by 1 volt या V volt, then it means Q proportional V. We can say
Q प्रोपोर्शनल B। अगर मैं किसी कंडक्टर आइसोलेटेड कंडक्टर को चार्ज देता हूँ तो उसका क्या इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल। इट मीन्स Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, यानी चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। वी कैन राइट दिस Q इज इक्वल टू CV हेयर, वेयर C is proportionality constant, proportional constant. Constant, right? And is also called, and is also known as capacitance of a conductor. Capacitance of the conductor, राइट। तो यहां से अगर मैं C इक्वल फाइंड करूं तो क्या आएगा, Q ओवर V। इट मीन्स that is the capacitance of the conductor is equal to, it means C is equal to Q over V, that is the conductor, sorry, capacitance of a conductor is equal to the amount of charge which increase its, यानी कौन सा आइसोलेटेड कंडक्टर का, इट्स पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। मीन्स दैट कि अगर मैं ये जो इसमें चार्ज है, कैपेसिटी है ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है चार्ज की उस वैल्यू के इक्वल है जो उस कंडक्टर में 1 वोल्ट को इंक्रीज कर देता है, उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज कर देता है, उसके इक्वल ये है, राइट। द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैरड, it is denoted by capital F, right? Here 1 farad is equal to Q, the charge unit of Q means charge 1 coulomb and potential 1 volt. The SI unit of capacitance 1 farad is equal to 1 coulomb per volt. It means 1 farad, this is coulomb per volt is also known as a SI unit of capacitance, right? If we draw the graph between Q and V, if we draw the graph between Q and V, a straight line is obtained. अगर मैं Q और V के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, like this. This is Q, this is X axis, this is origin and sorry this is, कुछ भी लेट कर सकते हैं वैसे तो, this is Y axis and this is X axis, the potential at X axis, a charge at Y axis, then a straight line is obtained. This is denoted, this is the denoted by capacitance of the conductor. This angle will be theta. इसको अगर मैं यहां से इधर ज्वाइंट करूं, ट्राइंगल लग रहा है तो tan थीटा यहां से फाइंड करता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू, दिस इज द पॉजिटिव स्लोप, थीटा इज इक्वल टू Q ओवर V, मीन्स कैपेसिटेंस, यही क्या है, कैपेसिटेंस है कंडक्टर का। तो यहां से अभी हमने क्या देखा, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर को, आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर को हम Q चार्ज देते हैं तो उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है। अगर 1, देखिए यहां से मैं 1 कूलम चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर को देता हूं और उसमें 1 वोल्ट
उसकी पोटेंशियल में इंक्रीज होता है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 1 फैरेड, राइट। और कैपेसिटेंस एक्चुअल में है क्या, कैपेसिटेंस एक एफिशिएंसी को शो करता है कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी क्या हो सकती है, उस पर चार्ज कितना कलेक्ट हो सकता है, वो कितने चार्ज को कलेक्ट कर सकता है, ये कैपेसिटेंस वो है। ये जो फैरेड है दिस इज अ लार्ज यूनिट ऑफ अ कैपेसिटेंस, बहुत बड़ा यूनिट है ये। अभी कुछ टाइम बाद अभी पता चलेगा कितना बड़ा यूनिट है। इससे हम थोड़ा सा ज़रा कुछ छोटे छोटे यूनिट बना लें। छोटे यूनिट क्या होंगे, वो इस टाइप से होंगे। देखिए 1 फैरेड है तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर क्या क्या आएंगे, 1 माइक्रो फैरेड, 1 मिली फैरेड, 1 मिली फैरेड यहाँ नोट कर लूँ क्या, 1 मिली फैरेड, इसको भी रेस कर देता हूँ, 1 मिली फैरेड, 1 क्रॉस 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड, 10 की पावर -6 फैरेड, 1 नैनो फैरेड, 10 की पावर -9 फैरेड। दिस इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, राइट। अच्छा देखो यहाँ क्या दिख रहा था कि C इक्वल Q/V, राइट, बट the capacitance of the conductor depends on its size, shape and medium around it. ये important fact है, listen carefully हाँ। Here C does not depend capacitance of isolated conductor, capacitance of isolated conductor does not depend on its charge and the increases voltage. चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो किस पे करते हैं, साइज ऑफ द कंडक्टर, शेप ऑफ द कंडक्टर एंड मीडियम, उसकी सराउंडिंग मीडियम कैसा है अराउंड उसके, उस मीडियम पे डिपेंड करते हैं। ये फैक्ट है, राइट, एक आइसोलेटेड कंडक्टर का। समझ में आया। तो अब यहां से हमने कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर देखा, हमने उसके यूनिट देख ली, ऐसा यूनिट का पता चल गया हमें। कैपेसिटेंस क्या है ये पता चल गया। कैपेसिटेंस चार्ज को कलेक्ट ही करना है कि कोई भी कंडक्टर अपने ऊपर कितना चार्ज कलेक्ट कर सकता है। फॉर्मूला ये है, यहां से कूलाम पर वोल्ट भी ले सकते हैं हम। यूनिट फैरेड तो है ही ऐसा यूनिट, और बाकी छोटे छोटे यूनिट ये है। डायमेंशन की बात करें तो यहां से डायमेंशन Q मीन्स होता है TA, IT होता है ना, और V इक्वल टू होता है W/Q। तो यहां से W यानी वर्क क्या होगा, ml2T-2, और अपॉन में Q इसके भी, तो यहां से TA, ये ऊपर जाएगा तो यहां से आ जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो m-1 L-2 T4A²। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, राइट। अब देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अभी हमने सिर्फ कंडक्टर की कैपेसिटेंस देखा है, अब कैपेसिटेंस देखेंगे किसके, स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर, राइट। इसको रेज कर दूं, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, वो लास्ट में कंडक्टर है, राइट। सपोज O is the center and R is the radius. Suppose O is the center and R is the radius of an isolated spherical conductor. When it is given
पॉजिटिव Q चार्ज, दिस इज हॉलो और सॉलिड, ये कोई भी हो सकता है, मे बी हॉलो एंड सॉलिड कंडक्टर, राइट। फर्स्टली इट इज लोकेटेड इन एयर और वैक्यूम, वैक्यूम में रखा है। अभी हमने कोई ऐसा नहीं इसके सराउंड कोई अनदर मीडियम नहीं माना, अनदर मीडियम लाइक दिस, लाइक माइका, पेपर, ग्लास एक्सेट्रा। अभी सिर्फ क्या लेट किया है कि ये सिर्फ एयर में है, और हमने क्या कहा कि इसे चार्ज दिया गया Q, देन इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज V वोल्ट, V, तब इसके एट दिस सरफेस, या हम ये कह सकते हैं देन द पोटेंशियल जनरेटेड एट दिस सरफेस, इसके जैसे ही हम Q चार्ज दिया इसके सरफेस पे पोटेंशियल जनरेट हो गया, और वी नो दैट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। ये हम पहले से जानते हैं कि इसके तो वॉल्यूम में भी अंदर भी वही होगा, पोटेंशियल में तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन हमें तो यहाँ इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करना है, इसके अंदर भी वही होगा। हमें अंदर से बाहर से कोई मतलब, अंदर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि इसके सरफेस पे जब हम Q चार्ज देते हैं तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल जनरेट हो जाता है एकदम से। तो यहाँ अच्छा V हो गया, वी नो दैट वट वी नो दैट C इक्वल Q ओवर V, वी नो दैट C इक्वल Q ओवर V, C इक्वल Q ओवर V कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, Q से Q मर गया, C इक्वल क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इसका यूनिट फैराड, ये कूलम्ब पर वोल्ट, कैपेसिटेंस है, यूनिट थोड़ा चेंज हो जाएगा, राइट। ये स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, इट सीम्स लाइक apparently the capacitance of an isolated conductor is directly proportional to its radius। यहां से ये लग रहा है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लें कि C क्या है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ में आ गया, ओके। अच्छा, अब यहां हमें स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस मिल गया, तो फर्स्ट में हम फाइंड क्या करेंगे, देखिए अगर ये अभी मैंने क्या कहा था, ये वैक्यूम में रखा है, वैक्यूम में या एयर में, अब ये ऐसा लेट करें, ऐसा लेट क्या, ऐसा माने कि ये अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा होता तब, और मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो K होता है। if the isolated conductor is located in dielectric medium having permittivity or dielectric constant K, समझ में आ रहा है, हमने अब इसको लेट कर लिया, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या कहा K, या K की जगह हम ये भी कह सकते हैं, कई बार एप्सिलॉन R भी आ जाता है, दोनों में से कुछ भी लगा देते हैं, तब यहां से हम क्या कह सकते हैं, तो कैपेसिटेंस of dielectric medium, capacitance of an isolated conductor in dielectric medium is equal to 4 pi epsilon naught and K R। तो क्या यहाँ से दिख रहा 4 pi epsilon naught R, K को इधर लिख देता हूँ, R को यहाँ नोट कर देता हूँ, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K इक्वल क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको ही कर देता हूँ, चलो दोनों में से कुछ भी नोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया वो, यहां से अच्छा यहां से लग रहा है कि ये इसके इक्वल है, तो यहां इक्वल लग रहा है तो सीधे सीधे यहां लगा दो,
फर्स्ट इक्वेशन से, तो मैं क्या कह सकता हूँ, सी एम इज इक्वल टू क्या आएगा, सी के, तो के इज इक्वल टू क्या आ गया। अच्छा यहाँ से देखो, जब डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें रखा गया, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट में ये स्फेरिकल कंडक्टर रखा गया, तो इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, मतलब पहले कैपेसिटेंस की के टाइम्स बढ़ गई, पहले कैपेसिटेंस की के टाइम्स बढ़ गई, के लग गया ना। और यहाँ से डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर वैल्यू निकालें तो के इक्वल क्या आएगा, कैपेसिटेंस ऑफ डायलैक्ट्रिक ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर इन अ डायलैक्ट्रिक मीडियम एंड इन अ एयर। यहाँ से अलग अलग डायलैक्ट्रिक्स का अलग अलग वैल्यू होता है, वो फाइंड हो जाएगा इससे, अगर कैपेसिटेंस हमें पता है दोनों का। अदर और भी अलग अलग चीज़ों से भी हम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ से नहीं, फोर्स से भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हमें ये चला पता कि जब हम डायलैक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है कंडक्टर का, राइट। अब हम देखेंगे, देखिए फर्स्ट केस में यहाँ मैं क्या देखूंगा, पहला क्वेश्चन ही समझ लीजिए इसे। अर्थ की रेडियस तो सभी जानते हैं, 6400 km। अगर मैं इसे मीटर में मेजर करूं, 64 क्रॉस 10 की पावर 6, 9, 3 तो वैसे ही आएगा, 3 और 3 6, सही है, 6 ही आएगा, राइट। ये रेडियस होगी। अब वो भी तो स्फेरिकल है, तो मैं अर्थ के लिए अर्थ की कैपेसिटेंस फाइंड करूं तो C इक्वल 4πε0 R। ये अच्छा, ये जो होता है 4πε0, ये 1/4πε0 इज इक्वल टू क्या होगा, 9 क्रॉस 10 की पावर 9। ये हम पहले से जानते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जब से कूलाम का नियम हमने पढ़ा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। पर हम इसको एक्सचेंज कर दें तो 4πε0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/9 क्रॉस 10 की पावर 9। क्रॉस आर की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं 6.4 क्रॉस 10 की पावर 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.711 क्रॉस 10 की पावर -3। ये 9 है, सॉरी ये है ना 9, ओके, समझ में आ गया। और इसको भी मैं हटा, यहाँ क्या आएगा फैराड, यहाँ से इसको मैं अगर 3 पॉइंट इधर लेके जाऊँ तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, 711 फैराड। तो हमें अर्थ का क्या लगा, कैपेसिटेंस, कि अर्थ की कैपेसिटेंस इतना होता है, राइट। यहाँ से पहला क्वेश्चन। अभी मैंने जो कहा था कि फैराड बहुत बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का, वो कैसे, देखो इसको इरेज कर दो, फॉर्मूला तो ये है ही। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब देखो, अब हमें एक बात यहाँ, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि जो हमें अब अर्थ को छोड़ो, फिलहाल तो हम यहाँ कह सकता हूँ कि मेरे को एक कोई स्फेरिकल कंडक्टर कंडक्ट करना है, बनाना है, उसका कैपेसिटेंस दे रखा है इन्होंने 1 फैराड, यानी C इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 फैराड, राइट। तो मुझे उस स्फेरिकल कंडक्टर कंडक्ट करना है, बनाने के लिए उसकी रेडियस तो पता चले कितनी होगी। 1 फैराड दे रखी है, क्या उसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड। तो अब मैं यहाँ से फॉर्मूला लगाऊंगा, C इक्वल 4πε0 इंटू आर, और आर ही मुझे फाइंड करना है, उस चीज़ ही तो पता चलेगा उसके साइज का कि कितना साइज हो सकता है उस स्फेरिकल कंडक्टर का, आइसोल है ना। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू देखो, यहाँ फिर से इधर ये आर तो निकालना, इधर आ जाएगा C/4πε0, तो ये वैल्यू आ गई सीधी सीधी। तो यहाँ से 1/4 इसकी वैल्यू क्या आ गई, 9 क्रॉस 10 की पावर 9। अरे ऐसे कर लो, R इक्वल 1/4πε0 क्रॉस C। इसकी वैल्यू कितनी, 9 क्रॉस 10 की पावर 9, और C की वैल्यू कितनी है, 1 फैराड। अब जरा इनको करें तो क्या आएगा, 9 क्रॉस 10 की पावर 9। ये तो कुछ लग रहा है, दिख रहा है, इट इज मोर देन दिस वैल्यू। ये तो इससे भी बड़ी है, और कितनी बड़ी है, 1400 टाइम्स। और ये किसकी रेडियस है, अर्थ की। इसका मतलब ये है कि अगर हमें 1 फैराड का कैपेसिटर यानी कंडक्टर हमें कंडक्ट करना होगा स्फेरिकल, तो हमें उसकी रेडियस इतनी रखनी पड़ेगी, यानी अर्थ से भी बड़ी। तो ये तो पॉसिबल नहीं, पॉसिबल तो है लेकिन मतलब हम बना नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि अर्थ से इतना बड़े का क्या करेंगे हम,
बहुत ज़्यादा बड़ा हो, अर्थ पे कम से कम बनाने के लिए अर्थ पे होना जरूरी है, और अर्थ से भी बड़ा हो रहा है, तो इतना बड़ा कहाँ से लेके आएंगे। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये जो फैराड है वो कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो काफ़ी बड़ी है, माइक्रो फैराड में, तभी जितने भी कैपेसिटर होते हैं वो माइक्रो फैराड में होते हैं, और इनकी कैपेसिटी को बनाते समय ही फिक्स कर दिया जाता है। 4 माइक्रो फैराड, 3 माइक्रो फैराड, 3.15 माइक्रो फैराड, राइट, 100 माइक्रो फैराड। माइक्रो फैराड में मैक्सिमम यूज करते हैं, पिको फैराड में करते हैं, लेकिन फैराड में नहीं। मैंने कहा फैराड में बनाने के लिए बहुत बड़ा हो चाहिए कंडक्टर, उसकी रेडियस ही बहुत बड़ी हो जाएगी, तो जाएंगे कहाँ, अर्थ से भी बड़ी हो रही है। ओके, तो यहाँ से खत्म होता है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब हम देखते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर, व्हाट इज द कैपेसिटर? हम डेफिनेशन 2 तरीके से नोट कर सकते हैं, बस हमें समझ में आना चाहिए कि कैपेसिटर है क्या। देखो मैंने अभी इसमें बीच में कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर और कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, तो मतलब कैपेसिटर भी एक डिवाइस है जो क्या करती है, चार्ज को कलेक्ट करती है। उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है जब चार्ज उसके अंदर कलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब अ कैपेसिटर is an arrangement, a capacitor is an arrangement storing large amount of electric charge and hence electric energy in a small space। ऐसी नहीं तो ऐसे समझो, कोई देखो अगर हमें कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो उसके साइज को बहुत बड़ा करना होगा, लेकिन साइज बड़ा करने का कोई एक फैक्ट ज़्यादा वो नहीं है इम्पोर्टेंट कि हम इसको साइज बड़ा करें तो हमारी जो इजीली बनाए उसको। तो कैपेसिटेंस को क्या करते हैं कि उसके वोल्टेज में कमी करके, उसके वोल्टेज को डिक्रीज करके एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की एक कांस्टेंट वैल्यू पर पोटेंशियल को डिक्रीज करके उसके कैपेसिटेंस को बढ़ाना, एक कैपेसिटर होता है। अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड by decreasing its potential, by decreasing its potential at a constant amount of charge, right, without increasing size, उसके साइज को बिना बढ़ाए। देखो यहां से समझो, अभी समझ में आया कि एक, चलो यहां पहले मैं नोट कर देता हूं, अ कैपेसिटर, अच्छा कैपेसिटर तो नोट कर दूं, कैपेसिटर चल रहा है, कैपेसिटर, राइट। अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस, is a device in which the capacitance of the conductor, in which the capacitance of the conductor is increased by decreasing its potential at a constant amount of charge without change in size, without change in size of the conductor।
विदाउट चेंज इन साइज ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के साइज को चेंज किए बिना और इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करके उसके चार्ज के कांस्टेंट वैल्यू पर इसके पोटेंशियल को कम करके इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना ही क्या है, कैपेसिटर है। ये ऐसी डिवाइस है, राइट। ये हो गया। और ये भी क्या है, देखो इसका सिंबल ये है। अच्छा ये है तो फिर ये ऐसे भी आ जाता है कई बार। ये इसका मीन्स क्या है, ये वेरिएबल है। जब भी एरो लग जाए तो क्या है, ये वेरिएबल कैपेसिटर, ये कांस्टेंट कैपेसिटर। इसमें भी दो प्लेटें होती हैं। अब इसको हम बाहर से जब ऐड करते हैं तो मान लो एक प्लेट का चार्ज Q, दूसरी का प्लस Q। नेट चार्ज क्या होता है, जीरो ही होता है। नेट चार्ज जीरो ही होता है। और ये भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस की तरह होता है। मतलब इसमें भी अगर चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज होता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। फिर से वैसे ही क्या आएगा यहाँ पर, सी वी, और सी क्या, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सी डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड कैपेसिटर, राइट। सी यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंड ऑन इट्स साइज, शेप एंड मीडियम ऑफ द कंडक्टर। तो यहां से C इक्वल Q ओवर V, यूनिट तो फैराडी है, या कूलाम पर वोल्ट कह सकते हैं। तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैपेसिटर अलग अलग तरीके, अभी दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूं मैं। अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हैंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस। छोटे से स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज लाना, एक ऐसा अरेंजमेंट है कैपेसिटर। और ये सबसे बड़ा डेफिनेशन तो यही है, क्या, अ कैपेसिटर सच अ डिवाइस in which the capacitance of the conductor is increased by decreasing its potential at constant amount of electric charge without change in size of the conductor। उसके साइज को कम किए बिना और एक कांस्टेंट चार्ज पर, इलेक्ट्रिक चार्ज पर उसके डिफरेंस को कम कर देते हैं, जिससे कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। और इसको देखो यहाँ से ऐसे शो करते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर है और ये कांस्टेंट कैपेसिटर है। जब एरो लग जाता है इसमें तो वेरिएबल कैपेसिटर है। इसका नेट चार्ज तो जीरो ही होता है। अगर इसके पता क्या इसकी प्रॉपर्टी है, एक बार अगर जैसे हमने इसमें लगा दिया और इसको अब हटा दिया तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कलेक्ट हो जाता है। तभी तो कई बार फैन के जो कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर होते हैं उनमें जब एक बार वायर लगा देते हैं, मेन वायर, और उसको हटाते हैं और जब हम उसको छूते हैं तो करंट लग जाता है, क्योंकि ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है, चार्ज को कलेक्ट करके रखता है। अगर इसको डिस्चार्ज करना होगा तो दोनों वायर को टच कर दो, वो एकदम से डिस्चार्ज हो जाता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी देखेंगे इसकी, राइट। तो अभी हम इसका प्रिंसिपल समझे। प्रिंसिपल क्या होगा, ये हो गया कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखें प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर देखो, इसमें मैंने एक प्लेट ली जिसमें इस टाइप से चार्ज दिया गया है। ए प्लेट है, सपोज अ प्लेट ए। ये ए फिगर एक डायग्राम में है। वी डायग्राम में मैंने क्या दिखाया, अब इस प्लेट के नियर एक दूसरी प्लेट सिमिलर एरिया की, ये ए थी और दूसरी प्लेट मैंने रखी बी, उस पर कोई चार्ज नहीं था। जैसे ही रखा तो इंडक्शन की वजह से यहां इस पर नेगेटिव चार्ज और यहां इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
ये इसका वर्किंग मेथड है, प्रिंसिपल है, ऐसा होता है। मतलब ये समझाने के लिए ये बी डायग्राम हो गया। अब सी डायग्राम में मैंने क्या, देखो यहाँ से क्या होगा, जैसे इंडक्शन की वजह से हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ रखा है ना, इंडक्शन चार्ज को कैसे दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र किया सकता है, कैसे जनरेट किया सकता है, वो इंडक्शन के मेथड से, कई मेथड थे उसमें। तो यहाँ से क्या होगा, अब देखो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d। अब ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस ए प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और इस इनसाइड नेगेटिव चार्ज की वजह से बी पर इसका ए प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज ये इसके ज़्यादा नियर है, ज़्यादा पास है, तो नेट पोटेंशियल डिक्रीज होगा, लेकिन कम डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? ये इतना इफेक्टिवल नहीं होगा, इफेक्टिव इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि ये इसके पास में आ रहा है। तो ओवरऑल यानी नेट पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, पोटेंशियल के डिक्रीज हो जाने से कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब थर्ड जो डायग्राम है उसमें मैं क्या काम करूंगा, ये ए प्लेट, ये बी प्लेट को मैं अर्थिंग कर दूंगा, अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा। तब क्या होगा, तब देखिए इस पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसको डिफ्यूज कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, न्यूट्रल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, प्लस माइनस खत्म, न्यूट्रल हो गए। तब अब सिर्फ यही रहेगा, और इससे इस प्लेट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहा था, सी वी घट रहा था, यहाँ पे वी बहुत ज़्यादा घट जाएगा और सी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यही इसका प्रिंसिपल है। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देखो, मैंने एक प्लेट ली, सपोज अ प्लेट एंड द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड लाइक दिस। सेकेंड डायग्राम में मैंने अनदर प्लेट सिमिलर टू ए प्लेट, राइट, इससे कुछ डिस्टेंस पर रखी। तो इसमें क्या होता है वो मैंने बताया कि प्लेट वी के इनसाइड में जो नेगेटिव चार्ज है वो ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, और बी के आउटसाइड में जो पॉजिटिव चार्ज है वो वी के ए प्लेट के पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। बिकॉज ये जो इनसाइड वाला चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो ए प्लेट के नियर है, तो इसका इफेक्टिव ओवरऑल किसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज का। इस वजह से उसका पोटेंशियल कुछ डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल के डिक्रीज होने से उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। अब थर्ड डायग्राम में मैंने क्या दिखाया, ऐसा ही बनता भी है ऐसे, थर्ड सी, कि प्लेट बी को मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ जितना भी चार्ज था यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसको सबको न्यूट्रल कर जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ प्लेट बी पर क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर देगा एट कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर ही ये इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा और इससे कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये हुआ इसका प्रिंसिपल, समझ में आ गया? ओके, अब हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो पैरेलल प्लेट, पैरेलल लिख तो दूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, it consists of two thin conducting plates. It consists of two thin conducting plates, each of area A. Conducting plates 1 and 2, each of area A, right. One plate is insulating and another is earth connected.
suitable distance d apart. The plates are separated by an dielectric medium. और डायलैक्ट्रिक मीडियम लाइक सेपरेटेड बाय डायलैक्ट्रिक मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं? एयर, वैक्यूम और पेपर और ग्लास एक्सेट्रा, इस टाइप से, राइट। अब when electric charge is given to a plate 1, then a charge कौन सा? देखो यहाँ प्लस क्यू चार्ज की बात चल रही है, समझना इस चीज को। मैंने दो प्लेटों इनके बीच की डिस्टेंस को क्या कहा है? द सुटेबल डिस्टेंस स्मॉल डी अपार्ट, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी here the plates separated by vacuum और air। यहाँ पर हमने इसके बीच में दोनों में क्या कहा है कि ये जो है किससे सेपरेट है? एयर से, और वैक्यूम है इसके अंदर, और कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम नहीं है, राइट। जब हम इसको चार्ज देते हैं, व्हेन अ चार्ज इज गिवन टू अ प्लेट 1, देन अ चार्ज माइनस क्यू इज इंड्यूस्ड on the nearer face of two plates and the plus q charge induced on the further side of plate 2। और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक क्या है? अर्थ कनेक्टेड है, तो यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज को डिफ्यूज यानी न्यूट्रल कर देगा ये, राइट। अच्छा, एक चार्ज ये कैसे है? प्लेटें ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे वेरी थिन प्लेट कंडक्टिंग। इसको ऐसे मैं बना के दिखा सकता हूं, देखो ये हो गई एक प्लेट, ये हुई, ये हुई। ईच ऑफ एरिया ए, इसका एरिया ए है और इसका एरिया भी ए है, दोनों के ए हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस ये वाली, ये है डी, स्मॉल डी, राइट। अच्छा, तीसरा एक इसमें डायग्राम और मैं यहाँ बना सकता हूँ, वो क्या? देखिए यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो इसमें इक्वली मैंने क्या कहा, अभी यहाँ जब प्लस क्यू चार्ज है तो इसमें एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस से माइनस की ओर होगा, इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जनरेट। लेकिन यहाँ पे ये जो इनसाइड है इसके जो कोर हैं दोनों साइडों में, यहाँ से एक मार्जिनल इफेक्ट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिपल करेंगे एक दूसरे को, और यहाँ रिपल करने के बाद दोनों साइडों में, क्यों? बिकॉज हेयर द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज लार्ज, क्योंकि यहाँ कोर है ना, हम पहले पता है जहाँ थिन होती है सरफेस, वहाँ पे क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ इस टाइप से ये बैंड हो जाएंगे और यहाँ कर्व जैसा बनाएंगे, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। पर ये इस इफेक्ट को कहते हैं मार्जिनल इफेक्ट, मार्जिनल इफेक्ट, राइट। लेकिन ये नेग्लिजिबल होता है, और हम मानते हैं कि इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इस डायरेक्शन में, राइट। और देखो अब अगर मैं इससे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, अब फर्स्ट चैप्टर की बात आ गई, यहां से अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूं, यहाँ इधर की डायरेक्शन में देखो ये पॉजिटिव चार्ज, तो मुझे एक एज्यूम करना होगा टेस्ट चार्ज, तो ये इस पर किधर को फोर्स लगाएगा? प्लस प्लस पे इधर की ओर लगाएगा, माइनस किधर लगाएगा? इधर लगाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ तो जीरो होगी, यानी इस साइड में जीरो होगी, इस साइड में देखेंगे यहाँ कहीं सपोज, तो ये इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में पॉजिटिव होता है ना, क्यों नॉट, चूहा एक छोटा सा चार्ज, तो ये इस पर पॉजिटिव इधर लगाएगा, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, ये पॉजिटिव वो पॉजिटिव, यहाँ जीरो, इसका मतलब है इसके बिटवीन की बात हो रही है, और बिटवीन में कहाँ होगी? देखो यहाँ कोई टेस्ट चार्ज सपोज कर लिया मैंने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर 1 की वजह से और 2 के वजह से भी तो इधर होगी, यानी मैं कह सकता हूँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
क्या होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में, देखो पहले E1 दूसरा भी E2, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी। अगर मैं E1 को फाइंड करूं, तो यहां से क्या आएगा, E1 अगर हमें पता है कि अगर एक चार्ज है तो उसके वजह से E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और एंड ऑल्सो E2 को फाइंड करूं तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट 1, ड्यू टू प्लेट 1 और ड्यू टू प्लेट 2, रिजल्ट है नेट इंटेंसिटी। नेट इंटेंसिटी क्या होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी इसकी बिटवीन क्या होगी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। E आ गया। बट वी नो दैट V इक्वल E ओवर D होता है। गलत हो रहा है ना गलत ही, पूरा ही गलत हो गया यार, यानी E इक्वल V अपॉन D होता है, D तो नोट ही नहीं किया। तो यहाँ से V इक्वल क्या आएगा, V इक्वल E D, और E की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो यहाँ से देखो क्या आएगा, सिग्मा D, सिग्मा की वैल्यू रख लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू भी तो होता है ना Q अपॉन ए, यहाँ पे नोट कर दूँ क्या, सिग्मा इक्वल Q अपॉन ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ना, A मीन्स एरिया है ऑफ दिस प्लेट, ईच ऑफ प्लेट्स। तो मैं यहाँ से चलो पहले तो रख देता हूँ Q D ओवर एप्सिलॉन, और सिग्मा की वैल्यू रखूँगा Q D ओवर एप्सिलॉन A, राइट, Q अपॉन ए रखा गया, V, फिर से यू नो C इक्वल Q ओवर V, पुट करो Q की V की वैल्यू Q D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ए, Q से Q मर गया, एप्सिलॉन ऊपर चला गया, C इक्वल क्या है, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। यही तो है, आ गई समझ में, आ गया समझ में। ऊपर रखूँ, ऊपर लिखूँ सामने, यहाँ नहीं तो यहाँ लिख देता हूँ, C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। कब, जब एयर और वैक्यूम है। अगर मैं कहूँ उन दोनों प्लेटों के बीच में कंप्लीट तरीके से क्या भरा है, क्या, डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स, तब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू के। इसको एक आध डायग्राम को मिटा दूँ क्या, इस डायग्राम को मिटा देता हूँ चलो, और इसको यहाँ से नोट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, when the plates separated by separated, SEPERATED, separated, when the plates are separated, when the plates separated by dielectric medium, medium having dielectric constant K, having dielectric constant K or permittivity, then Cm is equal to epsilon naught A K over D। दिस इज, देखो ये है जब उसमें कंप्लीट तरीके से क्या भरा है, डायलैक्ट्रिक्स, और यहाँ से डायलैक्ट्रिक्स के भरने से देखो ये किसके इक्वल लग रहा है, ये तो Cm इज इक्वल टू क्या होगा, C K। तो यहाँ से क्या हो रहा, यानी डायलैक्ट्रिक मीडियम से उसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस है, वो इंक्रीज हो रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, राइट। तो यहाँ था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
और देखो पैरेलल प्लेट, अब आगे हम देखेंगे कि जब हम दो प्लेटों के बीच में कैपेसिटर रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है, उस पर कैसे बढ़ती है, क्या होता है, ये आगे की उसमें देखेंगे। फिलहाल तो पहले ही मैंने इसमें फाइंड कर दिया है, बढ़ रहा है। अगर हम डायलैक्ट्रिक मीडियम रख रहे हैं दो प्लेटों के बीच में तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ रहा है कितना, के टाइम, जितना उसका डायलैक्ट्रिक होगा उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, उतने टाइम्स उसका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।